सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह की मीठी मीठी राम राम। सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दिन छोटे होने लगे हैं, रातें लंबी होने लगी हैं, खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगा है। वैसे भी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां मार्केट में अब अच्छी आ गई हैं, इसलिए खाया भी ज़्यादा जाता है। तो शरीर ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाए, लेकिन हम वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। कोशिश ज़रूर होती है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा हार्ड वर्क करें तो और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के अच्छे विचार के साथ कि जैसे फूलों के लिए, यानी फूलों को धूप की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है उतनी ही मानवता के लिए मुस्कान की आवश्यकता होती है। यानी अगर धूप नहीं खिलेगी तो अच्छे से फूल खिलेंगे नहीं, वो मुरझाए मुरझाए से रहेंगे। वैसे ही व्यक्ति अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं लाएगा तो वो भी ऐसे ही उदास उदास या मुरझाया हुआ महसूस करेगा, या सामने वाले को ऐसा ही महसूस होगा कि पता नहीं कैसा व्यक्ति है। नेगेटिव माइंड का होगा या उदास मन का होगा तो नेगेटिव विचार ही आएंगे। खबर अगर देखें आज की शुरुआत की तो पहली खबर वही चल रही है जो पिछले 8 दिन से लगातार सुर्खियों में है। एयरलाइंस की खबर है, इंडिगो वाली खबर। 8वें दिन भी उनमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कल उनकी 550 उड़ानें रद्द थी। तो कल जो है उनकी 422 उड़ानें रद्द हुई हैं। अगर टोटल हम देखें इनकी 8 दिन में तो 4950 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वो हर्जाना सरकार तो क्या भरेगी, सरकार कुछ भरने वाली है नहीं, वो तो यात्रियों को ही भरना पड़ेगा। हालांकि इसमें बता दिया गया है कि सरकार ने ज़रूर एक कोशिश ये की है कि उनकी 10% उड़ानें हैं वो रद्द कर दी या किसी और कंपनी को दे दी, यानी उनकी 10% उड़ानें घटा दी हैं। वो भी 10% उड़ानें उस रूट पे उनकी घटाई गई हैं जहाँ पे यात्रियों का भार सबसे ज़्यादा है, या फ़्लाइट्स की डिमांड जहाँ सबसे ज़्यादा है। 80 फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने भास्कर को बताया कि इंडिगो के पास 360 तो एयरबेस हैं, A320 विमान हैं। इनमें 80 विमान जो थे 320 में से वो इंजन रिपेयर के लिए ग्राउंडेड थे। अगर हम 320 विमान भी माने तो हर विमान पर कम से कम 7 कैप्टन और 7 फर्स्ट ऑफिसर चाहिए, यानी कुल 4480 पायलट चाहिए थे। जबकि एयरलाइंस इस संख्या तक पहुंच ही नहीं पाई है। इसके अलावा कुछ तकनीकी दिक्कत भी है। इंडिगो ने 65 कैप्टन की कमी बताई, लेकिन 2 से 8 दिसंबर के बीच हालात उल्टे थे। पायलट एयरपोर्ट पर आते रहे पर फ्लाइट डिस्पैच ही नहीं हुआ, विमान ही उनको वहाँ पे नहीं मिले। इन सब का खामियाजा देख ही रहे हैं कि जो दूसरी एयरलाइंस हैं या इंडिगो जो एयरलाइंस है वो अपनी मनमानी से 4 से 5 गुना किराए वसूल पे यात्रियों को भेज रही थी। आज की दूसरी खबर देखें तो ये पुलिस की छवि खराब करने वाली खबर है, और इसमें गलती भी उनकी ही है कि 7-8 दिन पहले जो थानों की लिस्ट आई थी उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश का 8वां सबसे अच्छा थाना मल्हारगढ़ थाना जो मंदसौर ज़िले में MP में है, वहाँ पे 8वां सबसे अच्छा थाना उसको बताया गया था। उसी थाने की करतूत इसमें बताई गई है कि उन्होंने कोई सोहनलाल नाम का एक व्यक्ति था, उस पर 2.5 किलो अफीम रखने का झूठा केस बनाने के मामले में SP विनोद मीणा ने हाईकोर्ट में गलती स्वीकारी है। यानी कोई सोहनलाल नाम का कोई व्यक्ति था, वो बस से जा रहा था, पता नहीं पुलिस की उसे क्या रंजिश थी क्या नहीं थी, उसको बस से उन्होंने उतार के थाने में ले आए, उसकी अच्छे से पिटाई की
उस पे 2.5 किलो अफीम रखने का केस बना दिया। जैसे ही जांच हुई, घर वालों ने मुद्दा उठाया, घर वालों के बाद जो है वो भास्कर वालों ने मुद्दा उठाया, तो उसमें जांच हुई तो एसपी को लाइन हाजिर किया गया, तो एसपी ने वो गलती स्वीकार कर ली। एसपी जो थे वो कोर्ट में माफ़ी मांगते रहे, उनसे हालांकि पूछे भी गए कि बताइए ये क्या चल रहा है, क्या पूरा थाना इस कार्रवाई में मिला हुआ है। एसपी ने कहा मिलोड पूरे केस में लीगल तरीका नहीं अपनाया गया है। फिर हाईकोर्ट ने पूछा आपका जांच अधिकारी बयान दे रहा है कि बस में जो लोग चढ़ रहे हैं वो सोनलाल को उतार रहे हैं, उन्हें मैं नहीं पहचानता, कि आपके जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने बाद में साफ मना कर दिया, क्योंकि पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने साफ अधिकारी ने मना कर दिया कि वो पुलिस वाले थे ही नहीं। तो एएसपी ने बताया कि जांच अधिकारी झूठ बोल रहा है, जो लोग बस में चढ़कर सोनलाल को उतार रहे हैं वे सभी सादी वर्दी में थाने के ही कर्मचारी हैं। हाईकोर्ट ने फिर पूछा सुबह 11 बजे सोनलाल को पकड़ा और शाम को 5 बजे केस बनाया जा रहा है, ये सब क्या चल रहा है। एसपी ने बोला सॉरी मिलोड, थाना प्रभारी सहित 6 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। यानी एसपी ने साफ साफ ये बोल दिया कि जो थानाधिकारी हैं उनके सहित 6 लोगों को राउंड अप किया है, उन पे जांच होगी, जैसे आगे कोर्ट आदेश देगा वैसे ही उन पे कार्रवाई होगी। उधर जो अंबानी जी हैं वो फंसते नज़र आ रहे हैं कि उनके बेटे जय पर फ्रॉड का केस है, 228 करोड़ के लोन का केस में कार्रवाई उन पे चल रही है। कल अनिल अंबानी जी के घर की तलाशी भी ली गई थी और खुद अंबानी जी भी 17,000 करोड़ के फ्रॉड के आरोपों से घिरे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया था, उसको रफा दफा करने की कोशिश की है। वो दो बैंक थे, एसबीआई और यस बैंक। अगली खबर महाकाल मंदिर को लेके ये है कि वहाँ पे जनवरी से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। अभी पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मंदिर का कर्मचारी है या पुजारी है या कोई और है, इसलिए वहाँ पे अब ड्रेस कोड लागू हो जाएगा कि जो रजिस्टर्ड पुजारी और जो पुरोहित हैं वो तो आपको धोती में नजर आएंगे, और जो अन्य कर्मचारी होंगे या प्रतिनिधि होंगे वो आपको पजामा और कुर्ता में नजर आएंगे। इससे पहचान आसान हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में कोई अनधिकृत व्यक्ति भी आ जाते हैं कर्मचारी बन के, तो उसमें लूट खटोस या चोरी का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए आम जनता के लिए एक सुविधा हो जाएगी। एक खबर और आ रही है कि मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री जो हैं वो प्रतिमा बागरी जी हैं, उनसे कल मीडिया में पूछा भी गया तो उन्होंने अपने रिश्तों से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके बहनोई और उनका भाई गांजा तस्करी में दोनों धरे गए। तो उनसे जब कल मीडिया ने सवाल जवाब पूछे तो उन्होंने रिश्तों से ही इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है ही नहीं, आप बिना तथ्यों की ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मतलब वो उन पे मीडिया कर्मियों पे गुस्सा करने लगी। बाद में उन्होंने अपनी बात को थोड़ा संभाला और बोला कि ये जांच का विषय है, ऐसे हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, पुलिस अपना काम कर रही है। इनका सगा बहनोई तस्कर, सगा भाई भी तस्कर, मंत्री मासूम कहती हैं उनसे जबरन रिश्ता न जोड़ें। वो मंत्री के आड़ में ये सब जालसाज का काम कर रहे थे, इसमें भी फंस गए। तो उन पे धाराएँ भी अच्छी लगती हैं। गांजे की अगर तस्करी के आधार पे हम धारा की देखें तो ये है कि 1 किलो तक गांजा आपके पास बरामद होता है तो 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर 1 किलो से 20 किलो तक की आपके पास मिल जाता है तो 10 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अगर ये 20 किलो से अधिक मिलता है तो इस पर 10 साल से 20 साल की कठोर कैद और 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों इसमें हो सकते हैं।
इसलिए युवा इस लाइन में जाने से बचें, वरना उनकी ज़िंदगी जेल में ही बैठे बैठे सड़ सकती है। अगली खबर ये है कि नासा ने अपना काफ़ी टाइम पहले सोयूज MS-27 अंतरिक्ष यान भेजा था अंतरिक्ष में, तो वो कल धरती पे वापस लौट आया है। अगली खबर की तरफ हम चलें। जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सभी उनको जानते हैं पहचानते हैं, रवीना जी टंडन। वो पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सम्मान उन्हें पशु अधिकार, वन्य जीव संरक्षण, वीगन लाइफस्टाइल और ह्यूमन एजुकेशन को बढ़ावा देने में लगातार काम करने के लिए मिला है। यानी उनको पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? रवीना जी टंडन को। अगली खबर आपको मैं अगर ले चलूँ संपादक महोदय जी की कलम से कुछ उसमें बात लिखी गई है, जैसे कल लिखी गई थी वैसे कोई अच्छी बात भी इसमें लिखी गई है कि इंडिगो संकट में हवाई यात्रियों का कष्ट अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। संकट के एक हफ्ते बाद भी परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। सरकार के आदेश के बावजूद एयरलाइंस यात्रियों से भारी किराया वसूल रही है। यहाँ तक कि घटना के जिम्मेदार एयरलाइंस भी मुख्य रूट्स पर यही कर रही है। उधर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी विदेश भाग गए हैं। कि जो कल गोवा क्लब वाले जो आग भीषण आग लगी थी, 25 व्यक्तियों की जान गई थी, उसके जो जिम्मेवार व्यक्ति थे वो भी विदेश भाग गए हैं। मतलब यहाँ पे कांड करो, लोगों की जानें लो और विदेश भाग जाओ, यही अच्छा फार्मूला है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ सो रही है। तमाम मानकों को ताक पर रखकर कमाई कर रहा है ये क्लब स्थानीय सिस्टम पर भारी क्यों पड़ा, यह जानना मुश्किल नहीं है। इन दोनों घटनाओं ने भारत की दुनिया में छवि तो खराब की है। यानी कि ये जो दोनों घटनाएं, इंडिगो वाली और जो क्लब वाली घटनाएं हुई थी, वो क्यों हुई इसको जानना तो बहुत आसान है, सबको पता भी है। लेकिन वही है, समय पे इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत जांच भी हुई तो उस जांच को अधिकारियों ने रोक दिया। इन दोनों घटनाओं ने भारत की छवि विश्व स्तर पर बहुत खराब की है। वैश्विक और घरेलू पर्यटन में भारत को और नीचे गिरा दिया है। जीडीपी में चौथा स्थान रखने वाला यह देश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार पर्यटन में 119 देशों में 39वें स्थान पर है और ग्लोबल पर्यटन राजस्व का मात्र 2% इसके हिस्से आता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटन भारत का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विदेशी पर्यटक घरेलू उड़ानों का सहारा लेते हैं। गोवा की घटना ने भी दुनिया में नकारात्मक संदेश दिया है। जो गोवा की घटना है उसने दुनिया में नकारात्मक संदेश ही दिया है। करीब 2 करोड़ पर्यटक हर साल भारत आते हैं। जो विदेशी पर्यटक इस संकट के शिकार हुए वापस जाकर हमारी क्या छवि पेश करेंगे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि जो इन दोनों घटनाओं में लोग फंसे हैं वो अपने देश में जाके भारत की क्या मिसाल पेश करेंगे। क्या वे दोबारा ऐसा आना चाहेंगे, या कोई उनका रिलेटिव या कोई उनका जानकार ऐसा आएगा भारत में जो यहाँ पे ऐसा उनके साथ हो रहा है। भारत जैसे विकासशील इकोनॉमी में नागरिक उड्डयन अब कोर सेक्टर बन गया है। लिहाजा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आपात प्रबंधन स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वहीं बड़ी कंपनियां निवेश करें, इसके लिए संचार व परिवहन को व्यवधान शून्य रखना बहुत ज़रूरी है। इनका यही कहना है कि इसमें अगर कोई बड़ी कंपनी आए तो ऐसा आगे दोबारा न भी हो। एक प्रेरणादायक ओशो का, रूसी जो थे ओशो, उनका कथन ये था कि अगर कुछ हानिकारक या कुछ गलत करना हो तभी ताकत की ज़रूरत हमें होती है, वरना सही काम के लिए प्रेम ही बहुत काफ़ी रहता है। प्रेम से सब कुछ हम करवा सकते हैं या कर भी सकते हैं। पंडित विजय शंकर मेहता जीने की राह बता रहे हैं कि दिमाग के घोड़े सही दौड़ाना हो तो मन की लगाम कसें। अगर हमें दिमाग के घोड़े यानी दिमाग को सही दिशा में चलाना है तो हमें मन
में जो विचार आते हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। यानी वो कहते हैं कि हमारे 99% विचार बेकार के होते हैं, यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं उनमें 99% बेकार के हैं, सिर्फ 1% विचार हमारे काम के हैं, और वे केवल हमारी अशांति को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, मिटाते नहीं हैं बल्कि वो बढ़ाते ही हैं। लेकिन इन विचारों में अधिकांश समय दूसरे होते हैं, आते जाते लोगों को निहारना, जो बीत गया उन यादों को ताज़ा करना, भविष्य के प्रति भयभीत होते रहना, ये काम ये सारे श्वास के माध्यम से मन करता है। मतलब जो ये काम करता है वो श्वास के माध्यम से हमारा मन करता है। हमारा अच्छा खासा हितकारी मस्तिष्क भी मन के द्वारा फेंके गए विचारों के गुच्छों से आहत हो जाता है। यानी हम बोलते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारा है, लेकिन वह भी मन के द्वारा फेंके गए विचारों के गुच्छों से आहत हो जाता है। इसलिए दिमाग के घोड़ों को सही दौड़ाना हो तो इसके लिए मन की लगाम को जमकर कसना होगा, क्योंकि विचार एक आजीवन प्रक्रिया है, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो मन में विचार आते हैं उससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति है उसके मन में भी विचार आएंगे, एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है उसके मन में भी ये विचार आएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी, सदैव प्रशिक्षित करते रहिए, तराशते रहिए और मन के प्रति अत्यधिक सावधान रहिए, अपने मन को कंट्रोल करते रहिए। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि पौधों में सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा बढ़ता है? अपने मन में विचार करें कि ऐसा कौन सा पौधा है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। वो पौधा है बांस। ये एक दिन में 91 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली बांस की कुछ प्रजातियां तो रोजाना 91 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं, जो आधिकारिक तौर पर पौधों में दर्ज सबसे तेज वृद्धि है। बांस की दुनिया में 1000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे ऊंची प्रजाति यूरोप में 40 मीटर तक और उसके बाद अमेरिका में 30 मीटर तक होती है। यानी सबसे ऊंचे जो बांस हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं, 40 मीटर तक की ऊंचाई होती है। एक ये अगली खबर में बताऊंगा कि अनंत अंबानी जो हैं उनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वनतारा जो पशु पक्षियों या जीवों के लिए जिसमें वो चल रहा है, इनका फाउंडर अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी ने खास रिकॉर्ड भी बनाया है। वह इस सम्मान को पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। ये क्वेश्चन अच्छा है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी जी को मिला है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। अगली खबर क्रिकेट को लेके रहेगी कि कल जो भारत और अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला हुआ था वो भारत ने 101 रन से जीत लिया है। पूरी अफ्रीका की टीम 74 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसमें सबसे बड़ा अगर जीत में योगदान माने तो हम तो हार्दिक पांड्या का ही मानते हैं। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की, टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया भी और गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की थी। अगली खबर आपको देंगे कि उसमें पहले तो क्वेश्चन ये आपसे ही होगा, मन में विचार कर लें क्वेश्चन का आंसर क्या होगी कि भारत में सबसे अगर हम फेमस भोजन माने या भोजन की रीढ़ माने तो ऐसी कौन सी सब्जी हो सकती है जो सदियों पुरानी चल रही है, हड़प्पा सभ्यता से ही चल रही है। उसका आपको थोड़ा इतिहास में मैं बताऊंगा। वो है दाल, यानी दाल। भारत में अगर किसी एक भोजन को घर का स्वाद कहा जाए तो वह दाल है। चाहे थकान हो, बीमारी, घर की याद या जल्दी में खाना बनाना, दाल हमेशा भरोसेमंद विकल्प साबित होती है। पुरातत्व, इतिहास और न्यूट्रिशन तीनों बताते हैं कि दाल सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी और भरोसेमंद पौष्टिक खाद्य परंपरा है। यानी सबसे भरोसेमंद भी यही है, सबसे पौष्टिक भी यही है। दाल की शुरुआत कहाँ से हुई? इतिहासकारों के अनुसार दाल का इतिहास हड़प्पा सभ्यता यानी 2500 से 1900 ईसा पूर्व
से माना जाता है। हरियाणा के फरमाना और पंजाब के कई हड़प्पा सभ्यता स्थलों से चना, हरी मूंग और उड़द के दाने मिट्टी के जीरों में मिले हैं। वैदिक साहित्य में मांस, मुद्र, चनक जैसे दालों के उल्लेख। पुरातत्वविद बताते हैं कि इन बीजों का संरक्षण दिखाता कि दाल उस समय की मुख्य फसल और मुख्य भोजन दोनों थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के काल में भी दाल मुख्य भोजन था। भारत का कंफर्ट फूड कहा जाता है दाल को। दाल शरीर को धीमी गति से ऊर्जा देने वाले कार्ब्स, उच्च प्रोटीन और फाइबर देती है, थकान दूर करती है, पेट को हल्का और संतुलित रखती है। यानी दाल खाने के बाद पेट को हल्का ही महसूस होता है। पचने में आसान है, मसाला कम होने पर भी स्वाद अच्छा, इसलिए लेखक, यात्री, सैनिक, किसान, हर वर्ग के लोग इसे सबसे आसान खाना मानते हैं। इसे भारतीय खाने की रीढ़ कहते हैं। पौष्टिक, सस्ती व हर घर की पसंद है दाल। डाइटिशियन बताते हैं कि दाल भारतीय प्लेट के सबसे सस्ते प्रोटीन स्रोतों में एक है। एक कटोरी दाल में लगभग 7 से 9 ग्राम प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, फोलेट मिलता है। अच्छा फाइबर है। WHO और ICMR दाल को रोज खाने की सलाह देते हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और ICMR दाल को रोज खाने की सलाह देते हैं। हर राज्य में दाल की अलग पहचान है। भारत में दाल सिर्फ खाना नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति है। पंजाब की दाल मखनी, उड़द और राजमा से है। राजस्थान की पंचमेल दाल प्रसिद्ध है। बंगाल की चना दाल और भोगेर दाल प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत की सांभर दाल प्रसिद्ध है। बिहार की अरहर दाल चोखा प्रसिद्ध है। हर क्षेत्र ने इसे अपने मसालों, तेल और स्वाद से नए रूप दिए हैं। इसलिए दाल भारत की खाने की रीढ़ कहा जाता है। दूसरा, इसमें एक और बात बताई गई है कि एक कॉमन सेंस की बात है। अगर हम कहीं गए हों, मेहमान बन के गए हों, किसी पार्टी में गए हों, किसी दोस्त के घर गए हों, तो हम जाने में, उठने में या झिझक जाते हैं कि हम कैसे उठें, क्या बोल के उठें, या हम गेट पे तलाश करते हैं कि कब निकलें, क्या इनको बोलें, क्या न बोलें। जल्दी से गुड बाय भी हम नहीं बोल सकते। इसलिए इसमें एक शोध करके अमेरिका में एक आसान सा तरीका निकाला है कि हम 2 बातों को या 4 बातें बोल के वहाँ से निकल सकते हैं। बताया गया कि एक अच्छा गुड बाय को 2 तरीके से पूरा करना चाहिए। पहला, विदाई के 2 शब्द कह दें। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे अच्छा अब हम चलें। दूसरा, हम बोल सकते हैं कि अब चलने का समय हो गया है। फिर उठते ही हम बोलेंगे कि धन्यवाद, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी पार्टी हुई आज, या बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, या बहुत मज़ा आया खाना खा के। 2 शब्द विदा लेने और 2 तारीफ की, कुल 4 शब्द हैं जो विदाई को सीधा स्पष्ट और शालीन बनाते हैं। इसमें किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, न ही मेज़बान के मन में रुकने की उम्मीद बचती है कि बंदा अब 2-4 मिनट और भी रुकेगा। दूसरी ओर, अब आगे सर्दी की छुट्टियां आ रही हैं, खिलौनों की दुकानें सजने लगी हैं। लेकिन अमेरिका में एक ट्रेंड ये चला है कि वहाँ के माता पिता बच्चों को सीधा सीधा एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। वो खिलौने वगैरह से बच्चों को बचाना चाहते हैं। वो बच्चों को सीधा जंगल में ले जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से उनको जंगल की सैर करवाते हैं। और वहाँ पे तो वो फूड कोर्ट भी वैसे वो बना दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे अपने स्कूल होते हैं, वहाँ पे वो छुट्टियों के लिए बच्चों के लिए बना देते हैं टेंट वगैरह लगा के। बच्चे वहीं रुकते हैं, महीनों महीनों बच्चे वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस उनका होता है, उनका खेल कूद भी होता है, घुमाना भी होता है, जीव जंतुओं की सैर भी करवानी होती है। इससे बच्चे का माइंड भी विकसित होता है, उनकी सहन शक्ति भी बढ़ती है, और अपने निर्णय लेने की क्षमता में भी उनकी वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ पे ये अच्छा तरीका लगा, क्योंकि खिलाने से बच्चे की कौन सी ज़िंदगी उसमें कटती है। धन्यवाद। आज की खबरें यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है या आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ बातों पे आपको अमल भी करना है, अपने निजी जीवन में उनको धारण भी करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ताज़ा न्यूज़ के लिए बताएं। धन्यवाद।